अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। आए दिन हम देखते हैं कि सियासी पैंतरे तब्दील होते चले जा रहे हैं। कभी सियासी बयानिया तब्दील हो जाता है तो कभी कहीं हमें सियासी लीडरशिप में तब्दीलियां होती हुई नजर आती हैं। ऐसी ही कुछ तब्दीलियां हमने देखी हैं कि जैसे ही मुल्क के साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू सामने आता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये था कि आसिफ अली जरदारी इतनी देर तक खामोश क्यों रहे, इनकी खामोशी की वजह क्या थी। इंटरव्यू खासा लंबा था और इस इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें जो थी जो समझ से बालातर थी। मैं अपने एनालिस्ट से पूछूंगी कि वो क्या कहना चाहते थे, क्योंकि कहीं पर तो वो बात करते थे कि हाँ हम टफ टाइम देंगे, अगर बलोचिस्तान की बात आएगी तो नून लीग को हम टफ टाइम ज़रूर देंगे। लेकिन जब बात आती थी मुफाहमत के हवाले से तो वो कहते थे कि ये चेस बोर्ड है, क्योंकि चेस बोर्ड के ऊपर जब सियासत की जाती है तो फिर ना तो हमारे पास इतने नंबर्स हैं कि हम सारी सीटें ले जाएं और ना ही नून लीग के पास है और ना ही मौलाना साहब के पास है। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जो है रवैया सामने आ जाता है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी टाइम से बहस शुरू हो जाती है, खबरों की जीनत बन जाते हैं कि बिलावल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से पिक्चर तब्दील कर दी है। वालिद का इंटरव्यू आया, उसके फ़ौरन बाद तस्वीर तब्दील हो जाती है और तस्वीर तब्दील करने के बाद हम खबर सुनते हैं कि साहबजादे जो हैं वो दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। और फिर कुछ टाइम बाद खबर आ जाती है कि मुल्क के साबिक सदर भी दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ ये सिचुएशन सोचने वाली नहीं है कि ट्विटर पे तस्वीर तब्दील हो गई या बाप ने अपने बेटे के लिए क्या कहा, बल्कि यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले बयानियों को फॉलो करते हुए नजर आ रही है। जैसे यह ख्याल किया जाता था कि शायद बड़े भाई और छोटे भाई में इख्तलाफात पाए जाते हैं और दोनों की तर्ज सियासत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक तरफ पर इदारों पर तनकीद की जाती थी और दूसरी जाने पर मुफाहमत पर बात की जा रही थी। तो ऐसा ही कुछ पहलू हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज देखा है। यहाँ सबसे बड़ी डिबेटेबल चीज़ ये है कि इस सर्टेन टाइम के अंदर दुबई जाने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई। दुबई में आखिर ऐसा कौन सा प्लान तैयार किया जा रहा है जिसे एग्जीक्यूट करना है। एंड सेकेंडली, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। आखिर फिर झूठ किसने बोला, पढ़ते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नौशाद अली साहब हैं, आज़म चौधरी साहब हैं। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, पॉलिटिकल चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना जो बयानिया है वो नून लीग वाला ही कुछ खास हद तक अपना लिया है, लेकिन तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आया। आसिफ अली जरदारी ने जो इंटरव्यू दिया, जब उनसे पूछा जाता है कि ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किस तरह से चलेंगे, तो उन्होंने कहा इट्स अ चेस बोर्ड, हमारे पास भी पूरे नंबर नहीं है, उनके पास भी पूरे नंबर नहीं है। लेकिन जब बलोचिस्तान की बात आई तो जरदारी साहब ने वहाँ पे कहा कि नहीं, देखिए अभी 8 डिवीजन ऐसे हैं जिनके वोट्स भी हमारे हैं, जिनके बंदे भी हमारे हैं, वहाँ हम उन्हें टफ टाइम देंगे। ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। आसिफ अली जरदारी साहब ने बातें तो बहुत सारी की हैं, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर 2 पॉइंट्स मैं समझता हूँ कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक, इन्होंने इंटरव्यू में ये रियलाइज़ करवाया कि बाप होता है। दूसरा, उन्होंने जो एक आने वाले मुतवक्को जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है उसके हवाले से उन्होंने अगर कुछ इब्हाम था इस कौम के ज़हन में कि शायद ये पार्टियां इनका इत्तेहाद टूट चुका है, शायद आने वाले जो टाइम है उसके अंदर हुकूमतें जो है ना वो मुख्तलिफ पार्टियां बनाएंगी, उन्होंने वो इब्हाम भी दूर कर दिया। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत है वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होगी, जिसका मतलब है कि तमाम ये इत्तेहादी जितनी पार्टियां थी वो उसमें हिस्सादार होंगी। ये उन्होंने बड़ा क्लियरली किया। अच्छा, दूसरा, आपने जिस तरह बाप बेटे की दुबई रवानगी की बात की है, अच्छा ये चीज़ें थोड़ी बहुत, एक तो पीपल्स पार्टी का अपना एक कल्चर है, उसके अंदर अभी भी इख्तलाफ राय का एक मार्जिन उसके अंदर है। बाकी पार्टियों में शायद वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर अभी पाया जाता है। जो बार बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में इजहार भी किया कि बिलावल की अपनी मर्जी है, उसकी अपनी सोच है, मेरी अपनी एक सोच है। अगर वो यंगस्टर्स के हवाले से कोई सोच रखते हैं और पुराने लोगों को वो मतरवक समझ रहे हैं तो वो उनकी सोच है, हमारी सोच मुख्तलिफ है। लेकिन किसी हद तक मैं समझता हूँ कि अब नज़रियाती तौर पर थोड़ा बहुत कोई इख्तलाफ राय भी पाया जाता है बाप बेटे के दौरान, क्योंकि बिलावल ने जो जिस इंटरव्यू के अंदर हवाले दिए गए हैं, एक उनकी तकारीर के बिलावल साहब की, उन्होंने एक तकरीर, जब वो हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने उस वक्त अपनी तकरीर में ये चीज़ उस वक्त कही थी कि मेरे और मरियम के लिए मसाइल खड़े ना करें जी। और वो किसको मुखातब किया था? अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, आसिफ अली जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को,
कि आप लोग अपनी जो पुरानी एक सियासत है उसका तरीकाकार तब्दील करें, हमें अपनी सियासत करने दें। लेकिन शायद यहाँ पे आके एक चीज़ और थोड़ी सी वाज़ेह हुई है कि जरदारी साहब कुछ देर पहले तक कह रहे थे कि मैं बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। आज जरदारी साहब ने उस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं, जब वो यही सवाल उनसे हुआ तो उन्होंने कहा कि देखें कोई भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं आ सकती पार्टी। तो देखें फिर वजीर आजम कौन होता है। उन्होंने क्लियर नहीं किया कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, आसिफ अली जरदारी होंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। ये भी एक इब्हाम पैदा किया उन्होंने। अब वो उनका आनंद फानंद दुबई जाना, देखिए बिलावल का ऑलरेडी तय था, ये शेड्यूल उनका तय था। उन्होंने 4 दिन के बाद जब वो गए हैं उससे 4 दिन पहले का उनका शेड्यूल तय था कि वो दुबई जा रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब अचानक दुबई रवाना हुए हैं। कोई ना कोई उनकी फैमिली के अंदर या पार्टी के अंदर कोई ऐसे मौजूआ जरूर है जो काबिल बहस है, जिनको सेटल करने की जरूरत है कि जरदारी साहब को जरूरत पेश आई कि फौरी तौर पर वो, क्योंकि दोनों बाप बेटा आप ज़हन में रखें कि चार्टर्ड फ्लाइटों पे गए हैं, कोई कमर्शियल फ्लाइटों पे नहीं गए। दोनों ने लहदा जहाज बुक करवाए हैं, दोनों लहदा वहां पे दुबई में। बाद में ऐसे तरीके से डिबेट करते हैं, पहले हम पॉलिटिकल सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं। नौशाद साहब, हमने देखा था बयानिए भी तब्दील हो जाते हैं, हर चीज़ तब्दील हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जैसे हवाला दिया, आजम साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्शन ऑन टाइम होने चाहिए, जबकि जरदारी साहब ये चाह रहे थे कि कोई बात थोड़ी सी ताखीर भी हो जाए। फिर दारी साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो बिलावल हैं वो पीपी के चेयरमैन हैं और मैं पीपीपी का चेयरमैन हूँ, ठीक है। अब वो ये क्या मैसेज देना चाह रहे थे, उन्होंने कहा टिकट तो मैंने ही देने हैं। तो जब हम इस सारे सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम देखते हैं मोहतरमा के दौर में जो लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ होते थे वो हमें मोहतरमा की कैबिनेट में नज़र नहीं आए, और जब मोहतरमा की कैबिनेट ख़त्म हुई, जब वो शहीद होगी, तो फिर उनकी कैबिनेट के लोग हमें जरदारी साहब के साथ नज़र नहीं आए हैं। तो इसका मतलब है फिर बिलावल साहब भी ये इख्तियार अपने पास रखते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये जो मसला है ना, ये उसी इख्तियार का जिसकी तरफ आप रेफर कर रही हैं। बिलावल साहब ने न सिर्फ ये बताया कि बाप होता है, उन्होंने साथ ये भी बताया कि ये जो आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं इसके अंदर टिकट मैं दूंगा और पार्टी की जो होल्ड करता हूं वो मैं ही करता हूं। इससे पैगाम देना था उन लोगों को जो बिलावल साहब को ये जो जिस रविश पे बिलावल साहब चल रहे थे उस पर उकसा रहे थे। ये एक बज़ाहिर बात है। होता यह है कि पार्टियों के अंदर जब कोई लीडर बात करता है तो बहुत सारे लोग उसको टो करते हैं। ये टो की एक टर्म जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जो लीडर कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, और जो हाँ में हाँ मिलाते हैं वही इनाम इकराम पाते हैं, वही सीटें पाते हैं, वही वजारतें पाते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। अब मामला ये था, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जरा मुश्किल हो जाएगी इस मौके पे जब मैं ये बात कहूंगा ना, जरूर कि जब मकसद पूरा हो जाए तो फिर जरा सैर सपाटे के लिए दुबई जाने का फायदा भी तो होता है। अब जो बिलावल साहब ने इतनी मेहनत की थी, अगर वो मकसद पूरा हो गया और जरदारी साहब ने उस मकसद के पूरा हो जाने के बाद इंटरव्यू की सूरत में उस पर आके मोहर सब्त कर दी, तो फिर पार्टी तो बनती है ना। तो मामला ये अब मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये व्यूअर्स समझ जाएंगे मैं क्या। ये मुझे पता था आप सवाल की तरफ जाएंगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा जनाब। देखिए ये जरूरी है। बात ये है कि ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की जा रही, पहली बात तो ये है कि ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कोई चीज नहीं होती। अच्छा। मेरी नजर के अंदर, मेरी पॉलिटिकल साइंस में भी मुझे इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आती। एक जमाना था कौमी हुकूमत की बात की जाती थी। देखिए, जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी वो ये थी कि जरदारी साहब भी जो नून लीग को मार्जिन दे के, इलेक्शन कमीशन को मार्जिन दे के और चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। कल भी उन्होंने एक बात कही कि हम इदारों को मजबूत करने वाले हैं, हम इदारों को ख़राब करने वाले नहीं हैं। अच्छा। हमने को पहले आखिरी इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, आइंदा भी लड़ती रहेगी, बिलावल की बारी फिर आ जाएगी, कोई बात नहीं। जो जिस तरफ चौधरी साहब ने कहा है कि वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन है, वैसे मेरा मामला, मुझे ख्याल है कि ये सदारत का मामला आता है। लेकिन बहरहाल अब मामला ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जब आप कोई चीज तय करते हैं, इससे आप देखिए एक पंथ और कई काज हुए हैं जी। जिस तरह नून लीग को भी सेटिस्फाई कर दिया गया है, फिर आगे के मामलात भी तय हो गए हैं। फिर ये कि बिलावल साहब जो अट्रैक्ट करना चाह रहे थे यूथ वोटर को, वो अपनी सी कोशिश पूरी उन्होंने की है और उसका कोई ना कोई शायद उनको उसका फायदा भी मिले। अब इतने सारे फायदे लेने के बाद बंदे फिर मैं घूम के कहूंगा कि पार्टी तो बनती है। हुआ ये है कि जब वो टो करने वाली बात जहां से मैंने शुरू की थी, हुआ ये है कि जब बिलावल साहब ने ये बात शुरू की है ना, तो चूंकि उन्होंने एक लफ्ज पकड़ लिया, जैसे उन्होंने एक जमाने के अंदर सिलेक्टेड गवर्नमेंट का लफ्ज पकड़ लिया था और वो उसको ड्रम बीट करते थे, इसी तरह उन्होंने बाबों का लफ्ज पकड़ लिया, तो वो जो पार्टी के बाबे हैं उनको बुरा लग गया जी। अब ये जिस फरतुल्लाह बाबर साहब की वो मिसाल दे रहे हैं ना, एक्चुअली फरतुल्लाह बाबर साहब के रेजिग्नेशन से ही ये मामला ज्यादा तूल पकड़ गया। अच्छा। और पार्टी में बहुत सारे बाबे हैं
जिनकी एक लिस्ट भी बनी हुई है। आपको मैं ये बता दूं कि बिलावल के करीबी साथियों ने जो बिलावल और उसके करीबी हैं, जैसे एक ज़माने में उन्होंने, आपको याद होगा, कायम अली शाह साहब को सीन से हटाया था और मुराद अली शाह साहब को सामने लाए थे। उस वक्त यही बात थी कि हमें वाइब्रेंट क़यादत की ज़रूरत है जो दिन रात काम करके लोगों को डिलीवर कर सके। और एक लिहाज से देखा जाए तो सिंध में ये जो उनका फलसफा था उसने किसी हद तक उनकी डिलीवरी को, पीपल्स पार्टी की डिलीवरी को बेहतर भी किया कायम अली शाह साहब की निस्बत जो उनकी डिलीवरी थी। अब ये मामला था, लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर उतनी नौजवान क़यादत इस वक्त मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात है और उसके अंदर अब पहले ही जो बाबे काफ़ी सारे तो छोड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बाबे जो हैं वो अभी भी कायम दायम है। ना सिर्फ कायम दायम है, वो इस चीज़ का बुरा भी बना गए हैं और बुरा बनाने के लिए भी उन तक ये इतला भी आई है, उन तक ये इतला भी आई है कि बिलावल के कुछ साथी, ये बात पहले भी एक दफा हुई थी, मैं उसका भी आपको रेफरेंस देता हूँ, ये लड़ाई पहले भी हुई है एक दफा। तो वो जो बाबों की लिस्ट है ना, उस पे बाबे बहुत सीख पाते हैं। और मसला ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो सियासत करते हैं अपने उन लोगों की बिहाफ पे जिनके जरिए वो अपने जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं अलाइनमेंट्स उनको कंट्रोल कर सके। अच्छा, कायम अली शाह की जो साहबजादी है ना नफीसा शाह, उन्होंने भी इस पे काफी रिएक्शन किया है। हाँ जी, नफीसा शाह ने भी बोले हैं इनके ऊपर तजर्बा बहुत जरूरी होता है। ये ठीक बात है। और बिलावल साहब को ये जो बात की जा रही है कि तजर्बे की मार पड़ी है या वो है, लेकिन देखिए बिलावल भुट्टो का जो मकसद था, इस सारी सियासत का जो मकसद था वो यही था कि इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने थी उसमें आइंदा इलेक्शंस में अपने मामलात को तय करना, और जो अगली हुकूमत बनेगी ये सबको पता नजर आ रहा है कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है और उसमें पार्टी अलायंस में कौन सी होगी। आप एक खास लेवल से आगे नहीं जा सकते। एक और बात बता देता हूं जिसमें फिर आप मेरे से सवाल शुरू करेंगी, वो ये है कि बाज़ मुख्तदर हलकों की जानिब से भी ये कहा गया है कि आप बराए मेहरबानी सियासत भी करें, एक दूसरे की मुखालफत भी करें, लेकिन आप वो लाइंस क्रॉस ना करें जो पहले क्रॉस होने की वजह से मुल्क को बहुत सारा इंतशारी सियासत। अच्छा, इसकी एक और बात बता दूं, इसके साथ एक और बात बता दूं, क्योंकि जो आपका आइंदा इलेक्शन है अगर उसको मुतनाज़ा बनाया गया तो आप ये याद रखिए कि जो IMF की किस्त आनी है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलनी है, और वो उसी सूरत में मिलेगी कि आपके ये मामलात एक खास हद से ज्यादा ना बढ़े, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस पॉइंट पे आपके पास दोबारा से वापस आते हैं। जरदारी साहब ने इंटरव्यू में एक और बात कर दी। अब हमने देखा कि पहले बिलावल साहब ये कहते थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका नहीं मिलता, निगरान सेटअप में देखा जाए तो नून लीग के लोग हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। फिर आपने कहा बाप तो बाप होता है, बाप ने तो कहा कि मोहसिन नकवी मेरा बेटा है, और अगेन जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि नहीं आप ये कैसे कह रहे हैं, मेरा बेटा है मोहसिन नकवी, तो इससे फिर ये बात जब सायर होगी ना, अब तो पीपल्स पार्टी ये राइट खो गई है। अब वो ये कहे कि जी पंजाब में निगरान हुकूमत जो है वो हमें ठीक से काम नहीं करने दे रही या हमारी मर्जी नहीं चल रही। देखिए, जरदारी साहब कह तो ठीक रहे हैं, क्योंकि मोहसिन साहब जब सियासत में थोड़ा इन्वॉल्व हुए, जब उन्होंने टीवी भी लॉन्च किया तो सारी दुनिया को पता था कि उनका जरदारी साहब के साथ कितना एक करीबी एक रिश्ता था जी। और बिलावल साहब, वो जरदारी साहब उनको ट्रीट भी उसी तरह बेटे की तरह करते थे। लेकिन जो उनकी बाकी पार्टी है खुसूसन पंजाब के अंदर, वो इस हवाले से खासी कंफ्यूज नज़र आती है। अभी एक बड़े अहम पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, CC के मेंबर भी हैं, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, तो वो एक शिकवा कर रहे थे कि देखें जी पंजाब गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत है वो हमें ना सियासत का मार्जिन दे रही है, बल्कि उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उनके किसी भाई के खिलाफ कसूर के अंदर एक दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि वकील है, वो इस हवाले से शिकवे करती है पीपल्स पार्टी की आदत। अब ये जो जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था, इसने उस लीडरशिप को मजीद कंफ्यूज कर दिया। अब पार्टी के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है जब से ये इंटरव्यू नशर हुआ कल से, कि जरदारी साहब कुछ जरूरत से ज्यादा बोल गए इस इंटरव्यू के अंदर, और मैं समझता हूं कि इसमें जरदारी साहब ज्यादा नहीं बोल गए। मैं हामिद मीर साहब को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने ज्यादा बुलवा लिया है उनको, बल्कि जरूरत से ज्यादा, टाइम लिमिट से ज्यादा बड़ा इंटरव्यू हुआ है, ज्यादा बड़ा। और जरदारी साहब, अच्छा जरदारी साहब के हवाले से एक चीज तो ये सारे लोग मानते हैं कि वो बड़ा तोल के सोच समझ के वो बात करते हैं, और वो उनकी मूवमेंट भी बड़ी ना कैलकुलेटेड होती है। लेकिन इस इंटरव्यू पे आके मैंने पहली दफा देखा है कि पार्टी की लीडरशिप जो है ना वो कंफ्यूज नजर आ रही है, क्योंकि शायद उन्हें मौका नहीं मिला इस इंटरव्यू के बाद फौरी तौर पर जरदारी साहब से मुलाकात होते ही उनसे पूछते, क्योंकि जरदारी साहब तो चार्टर्ड से जा चुके थे, तो लिहाजा उन लोगों को ये मौका नहीं मिल सका, तो इसलिए वो थोड़ा सा परेशान है। लेकिन जो अमलन हम देखें पंजाब के अंदर, अगर आप जिसमें निगरान हुकूमत अमलन हम देखें, तो इस वक्त तो एक वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, परसेप्शन नहीं वाज़े नज़र आ रहा है सबूतों के साथ, कि एक पार्टी को ज़्यादा इसमें एडवांटेज है।
ठीक है, मुस्लिम लीग नून को इस निगरान हुकूमत में एक खुला एक एडवांटेज नजर आता है। पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे, बेसिकली उनका ज्यादा फोकस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ होता था। उसकी वजह क्योंकि पंजाब की जितनी लीडरशिप है, जब वो बहसियत चेयरमैन बिलावल साहब उनसे मुलाकात करते थे, मीटिंग करते थे लाहौर के अंदर बिलावल हाउस में, तो उसके अंदर पंजाब के जितने लीडर्स थे वो शिकायतों के अंबार लगाते थे कि हमें ना सियासत करने दी जा रही है, ना हमारे लिए कोई उस किस्म के मौके नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास मौके हैं। इवन के एक साहब बड़े इंपॉर्टेंट पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक दिन मेरे साथ शिकवा किया कि जी डिस्ट्रिक्ट का डीपीओ और डीसी वो मुस्लिम लीग नून के आम वर्कर के लिए भी उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह किसी आला लीडरशिप के लिए करता है, जबकि हम लोग जो साबिक एमएनए या मिनिस्टर्स हैं, हमारी तो पटवारी बात नहीं सुनता। यहाँ तक शिकवे हमें सुनने को मिले इन लोगों। पटवारी तो नून की बात सुनेगा, ना करें पटवारी, ना का करें। अच्छा, जेन्युइन पटवारी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ना करें। ये तो अब कुछ किस्मत में लिखी जाती है, ये एक चीज जो है ना निगरान हुकूमत के हवाले से, और ये गलत है। निगरान हुकूमत का काम है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना, और जो इंतखाबात है उसके हवाले से तमाम जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, नून, पीटीआई, जेयूआई, जितनी भी पार्टियां हैं, सबके लिए बराबरी की सतह पर उनको हकूक दिए जाए ताकि वो अपनी इंतखाबी सियासत कर सके। अब्बा कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, और आप कह रहे हैं लेकिन इस तरह का नहीं है। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी बड़ा एतमाद का इजहार किया जरदारी साहब ने। बिलावल साहब जो है वो अदम एतमाद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, वो इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर करवाने की ख्वाहिशमंद थे, जबकि जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो भी कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उन्हें तो कोई एतराज नहीं है उस पर, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा आगे स्ट्रेंथन करेंगे अगर हमें इक़्तिदार मिला तो। अच्छा, मैं एक बात और करना चाहूंगा, ये जो कौमी हुकूमत, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है ना, जिसको हम उर्दू में अगर उसको ट्रांसलेट करें मुत्तहिदा कौमी हुकूमत, ठीक है, यही कह सकते हैं ना हम। लेकिन वो अब ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट किस तरह बनती है, थोड़ा सा इशारा दिया, खुल के नहीं दिशासा ने बात किया। मुक्तदरा के बारे में बड़े ढके आप देखें इसके अंदर इशारे में हर चीज उन्होंने वाजे की है। अगर मुस्लिम लीग नून को प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाती है तो वो सदारत के उम्मीदवार फिर बिलावल साहब तो नहीं हो सकते, वो तो फिर जरदारी साहब ही हो सकते हैं ना, साथ एक सूबा मिल जाएगा, तो लिहाजा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन गई। ठीक, तो ये नेशनल टर्मिनोलॉजी पे आ रहा था कि वो टर्मिनोलॉजी जानबूझ के उस तरह की इस्तेमाल नहीं करते कि कल को उनकी पकड़ ना हो। अच्छा, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि नए रूल्स ऑफ गेम नहीं है, वही ओल्ड रिजीम्स हैं, सारा कुछ वही सब कुछ है। अच्छा, पार्टी की बात हो रही थी तो फिर एक हम सब ने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन की गई बिलावल भुट्टो जरदारी, नो डाउट, क्योंकि मैं उन दिनों में खुद उस एरिया में मौजूद थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल शो किया है वहाँ पे। ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो क्रेडिट उनको देना चाहिए, फिर उनकी पार्टी बनती भी है। ये जो ट्विटर पे एकदम से तस्वीर भी चेंज हुई है, और आज मैंने देखा कि भाई सारे मीडिया पे शोर पड़ गया कि भाई ट्विटर पे तस्वीर तब्दील होगी है, वालदा के साथ वाली तस्वीर उन्होंने लगाई है, जहाँ मोहतरमा पीछे हैं, बिलावल साहब आगे बैठे हुए हैं। तो मोहतरमा की तरह की उस तर्ज की सियासत बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको लगता है कि उनके अंदर वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि वो उस तर्ज की सियासत कर सकते हैं? अगर वो तस्वीर ना बदली जाती तो इतना यकीन के साथ बैठ के मुझसे सवाल ना कर रही होती। अच्छा। या आज तमाम जो प्राइम टाइम शोज हैं वो इसी एक बहस के अंदर उलझे हुए नजर ना आते। और इसमें उलझाव का मतलब ये है कि जब आप इंगेज कर रहे हैं मीडिया को इस सतह के ऊपर, तो अल्टीमेटली ये डिबेट उनके फायदे की है। देखिए, मामला ये है कि मैंने आपसे कहा कि जो अगर मकासद हासिल करना ही जो मेन मामला था, और वो अगर हासिल कर लें तो फिर पार्टी बनती है जी। अगर जरदारी साहब भी फौरन भाग के दुबई ना जाते, खाली बिलावल चले जाते, तो बात मजा नहीं आना था कि पता नहीं क्या हुआ फैमिली के अंदर, बेटा नाराज होकर चला गया। और अगर बेटा नाराज होने की बात सामने ना आए तो फिर सियासत के अंदर वो वाइब क्रिएट ही नहीं होती जो वो क्रिएट करना चाहते हैं, वो लहर ही नहीं बनती जो बनाना चाहते हैं। देखिए, सियासतदान का काम ही सियासत करना होता है। वो दिन रात बैठ के यही काम करता है कि किसको कैसे कौन सी गोली देनी है, कौन सा लॉलीपॉप देना है, और कौन सी नई चीज़ किसको राह दिखानी है। मसला क्या है? मसला ये है कि जो मैंने एक बात कही थी ना, ये वाली कि एक ख़ास हद से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए जो मना किया गया, वो सिर्फ इस वजह से है, हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम माशी महाज के ऊपर चीज़ों को ख़राब ना होने दें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम उस, देखिए आपने जरदारी साहब ने एक और बात भी कह दी है, उस बात को आपने इग्नोर कर दिया, वो बात बड़ी अहम थी कि आज अगर आप फ़र्ज़ करें ये अदम एतमाद ना लाते तो कल आप
वो जो है ना ट्रकों में भर के पैसे लेके जा रहे होते हैं, जिसका हाल वेनेजुएला के अंदर और हमने श्रीलंका के केस में भी देखा है कि रुपए की वैल्यू इस हद तक गिर जाती कि आपके पास पैसा होता लेकिन उसकी अच्छा, मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, इख्तिलाफ राय रखता हूं इस पे। ठीक है, मैं इसे बता, अब इन हालात के अंदर ये उनका मौकफ है, वो अपने तौर पे बात कर रहे हैं। पीडीएम हुकूमत का तो जो बेस लाइन थी वो यही थी ना कि हम इस वजह से हमने तहरीक आदम एतमाद की, अदरवाइज तो वो फिर अगर फर्ज करें वो ये नहीं था तो फिर तो जूते मारने चाहिए कि फिर आपने क्यों किया, क्योंकि यही एक वजह थी ना जो वो कहते थे रियासत बचाइए, आपने सियासत नहीं बचाई। और ये अगर ये था ही नहीं ऑब्जेक्टिव तो फिर उनको तो फिर जूते मारने चाहिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी में तो इमरान खान साहब पहले ही सिंक हो चुके हुए थे। उनको तो उनके जो टिकट होल्डर्स थे वो उनसे जान छुड़ा के आज जूते ही तो पड़ रहे हैं जो इंतखाबात से डर रहे हैं। तो आपका ख्याल है ना सर, ये तो आपकी राय है ना, ये मौक़िफ़ है। देखिए 16 माह की कारकर्दगी, वो पूरा चार्ट सबके सामने है। नुशाद साहब, आपकी दिली मोहब्बत अपनी जगह पर, मेरी मोहब्बत की बात नहीं है, मैं तो पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं फिलहाल। मैं तो किसी और जमात की बात, देखें बात मैं जो आपको बात कर रहा था कि देखें मईशत के मामले के ऊपर ये याद रखें कि कुछ जगहों पे ये फैसले हो चुके हैं। दो चीजों के फैसले हुए थे, एक मईशत के, हाँ कुछ जगहों पर कुछ खास हलकों में जो ताकत के ईवान का हिस्सा है कि मईशत के मामले पे किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और दूसरा इससे मुतल्लिका जो पॉलिसीज हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी, चाहे कोई कुछ भी हो। अगर एक फैसला होगा उसकी एग्जीक्यूशन होगी, एग्जीक्यूशन होने के बाद उसके नताइज सामने आएंगे तो उस पर फर्दर बात की। ये नहीं है कि अगर मेरा दिल किया तो मैंने चौधरी साहब को कुछ कह दिया, चौधरी साहब ने आपको कुछ कह दिया, वहां से बिल्कुल चेंज हो गई, कोई नई हुकूमत आई उसने अपनी मर्जी से ये फैसले जो हैं ये रियासत कर चुकी है। रियासत जब फैसला कर लेती है तो हमने बहुत कुछ देखा है कि रियासत के अंदर जब रियासत फैसला कर रही है, वो मुझे याद है, अब आज भी एक जमाना था पतंगबाजी के ऊपर कहते थे जी कौन सीढ़ियां ला के चढ़ेगा, बंदे रोकेंगे, ये पतंगबाजी नहीं रुकती। जब रियासत ने फैसला किया था तो आज पतंगबाजी नहीं हो सकती उस तरह से जिस तरह से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, इससे पहले जो पहले जरदारी साहब ने एक बयान दिया था कि हाँ आप तो सिर्फ 3 साल के लिए हैं, आपकी मुद्दत थोड़ी है, हम तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम रन खेलने के लिए आए हुए हैं। फिर इसी तरह से कुछ बातें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ जलसों में कही थी। अब वो सारी अपनी चीजों को रिवाइज करके चेंज करके अच्छे देखिए 3-3.5 साल का अरसा सिर्फ गुजारने, 4 साल गुजारने के बाद आज नवाज शरीफ साहब वापस सियासत में इन है। जरदारी साहब भी बातें कर रहे हैं डिलीट बटन कि मैं डिलीट कर सकती है तमाम चीजें अपनी मेमोरी से। दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ना कि आप डिलीट कर सकती, लेकिन नवाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, वो उसने 4 साल की 5 साल के बाद आज फिर वो वहीं खड़े हैं। सो इसीलिए तो कहा जाता है कि सियासतदान को आप सियासतदान की सियासत खत्म नहीं कर सकते। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म कर सकते हैं वो भी बेवकूफ हैं। सियासत नहीं खत्म की जा सकती किसी सियासत, किसी एक सियासतदान की सियासत सिर्फ अगर को खत्म कर सकती है ताकत, वो एक है और उसे अवाम कहते हैं। अवाम के अलावा कोई ताकत बज़ोरे बाजू या बज़ोरे बाजू या किसी भी सूरत में खत्म नहीं कर सकती। आप अपना मौक़िफ़ भी दीजिएगा। एक छोटा सा मासूमाना सवाल, जरदारी साहब ने बलोचिस्तान के हवाले से कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जी बाकी जगहों पे मुफाहमत हम जरूर करेंगे, मतलब प्यार की बातें भी की, चेस बोर्ड की एग्जाम्पल भी दे दी, पता लगता है वो शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट। पॉलिटिकल मूव्स तो जानते हैं ना। अच्छा, बलोचिस्तान का तो हम अपने प्रोग्राम में कई दफा बात कर चुके हैं। वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स डिफरेंट है। जरदारी साहब बड़े वहाँ पे, और जरदारी साहब ने भी बात की है कि वहाँ पे यही बात की है, सियासत करने के लिए बहुत सारी चीजों को वहां पे मद्देनजर रखना पड़ता है। वही बात जरदारी साहब कर रहे हैं, हम तो कई दफा इस पे बहस कर चुके हैं। अच्छा, मुत्तहिदा की बात कर दीजिए। मैं एक मिनट, मुझे जो असल बात है उस पर तो करने दें। एक तो अभी निशाद साहब ने ना बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने कहा कि 2 फैसले हो चुके थे। कहाँ हो चुके थे? रियासत के फोरम पे। रियासत हम किसको कहते हैं? ताकतवर लोगों को। ताकतवर लोग कौन है? पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, वहीं पे फैसले होते हैं। अगर दहशतगर्दी अफवाज पाकिस्तान ने कंट्रोल करनी है, अगर उसके अलावा सेक्टेरियन अफवाज पाकिस्तान ने कंट्रोल करनी है, पाकिस्तान के इंतखाबात अफवाज पाकिस्तान ने कराने हैं, सैलाब, मेरी बात तो सुन लिया करें, आप टोक देती हैं दरमियान में, डिट्रैक्ट कर देती हैं आप हमें। जलजिला भी फौज ने देखना है, सैलाब भी फौज ने देखना है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी फौज ने चलानी है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर भी फौज ने चलानी है। तो भाई सियासतदानों का काम क्या है? ये जो हम इतनी हजारों की फौज वोट देके पार्लियामेंट में भेजते हैं, इससे साबित हुआ कि पार्लियामेंट में जाने वाले जो हमारे सियासतदान है ये उनकी नाअहली है, वो काम नहीं पूरा करते तो फौज को आगे आना पड़ता है। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है इस वक्त, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो जरदारी साहब बातें कर रहे थे, भाई आपका क्या इसमें रोल है? आपने क्या किया है या मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है? अभी निशाद साहब कह रहे थे ना कि उन्होंने सियासत नहीं मुल्क बचाने की बात की। कैसे मुल्क बचाया? आप तो जब वो इमरान खान की हुकूमत थी, डॉलर 170 रुपए का था,
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 32 बिलियन डॉलर की थी। आज जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं थी, भाई एक्सपोर्ट्स थी उस वक्त जब आप पीडीएम की गवर्नमेंट लेके आए, आपकी एक्सपोर्ट्स आ गई 10-12 बिलियन डॉलर पे, आपका रेमिटेंस जीरो होके रह गया। साहब ये पीडीएम की हुकूमत लाने से एक्सपोर्ट्स गिरती हैं, एक्सपोर्ट्स ऐसे नहीं ना रहने मैं माजरत चाहता हूं, मेरी बात सुन लें, मैंने आपकी पूरी बात सुनकर 2 मिनट सर मुझे दे दीजिए, पूरी मैंने बात कॉमर्स सुनने के बाद 10 साल मैं आपको बता मैंने आप फैक्चुअली बात गलत करेंगे, मैंने हमेशा आपको मेरी बात के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, मैंने भी बाद में पॉइंट ऑफ दिया। बरामदा इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं हुकूमत के चेयरमैन से, बरामदा ऐसे नहीं तब्दील होती। अगर उसकी गवर्नमेंट की इतनी बुरी गवर्नेंस और इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, भैया आप ना अदमतवाद लेके आते, वो तो ऑलरेडी डूब रहा था, वो डूबते हुए जहाज को रियासत को भी लेके डूब रहा था सर, जो बात आपको समझ नहीं आती, वो रियासत को भी लेके डूब रहा था। आज तक कोई बंदा ये नहीं बता सका कि वो रियासत को कैसे लेके डूब रहा था। डूब रहा था ना, आज आपको बताया है ना, यही तो मैं बता रहा था कि फिर आप ट्रकों में भर के पैसे लेके जाते हैं, आपने रियासत डूबते हुए अगर देखनी है, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, और अगर बात की जा रही है परफॉर्म हवाले से, तो फिर हम इस बात को मानना पड़ेगा कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी देखा था, कि जहां पर उन्हें कुछ जगहों के ऊपर शायद इस तरह के बयानात खुलकर नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त दिए थे, और जिसका खमियाजा हमने बाद में भुगता है। और कुछ परफॉर्मेंस हमने फिर नून लीग की भी देखी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी देखी थी, कि आपके दौरे हुकूमत में जो नारे लगते रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो आज भी उसी बेसिक चीज के ऊपर आप भी प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उन्हीं बेसिक्स बयानिए के ऊपर हमें फिर दोबारा से अवाम के पास वापस आती हुई नजर आ रही है। तो ये अभी गेम स्टार्ट हुई है, मजीद इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी, यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने से एक बयान आ चुका है जिसमें वे कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्ररा मुद्दत पे ही होंगे, 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, 20 रोज में इलेक्शन भी होंगे, फिर आइंदा 7 रोज में उसका रिजल्ट भी जमा करवाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहा जा रहा है, तो फिर ये दोहरा मेयार क्यों रखा जा रहा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी दीगर जो सियासी पार्टीज़ हैं, क्या वो इसकी जद में नहीं आती हैं? क्या उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है? एक मखसूस पार्टी को लेकर ही क्यों बात की गई? इससे पहले यह था कि क्या बल्ला उनका इंतखाबी निशान होगा नहीं होगा, इस हवाले से काफ़ी डिबेट चली। फिर नईम मंजूदा साहब के भी बयान सामने में आए, फिर बिलाखिर उनको ये निशान अलॉट भी कर दिया गया। पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता चला जा रहा है, और सिनेरियो के अंदर एक खास जमात के लिए इतनी तमाम तर चीज़ों को ऐसे तरतीब देना या उनको सेट करना, इससे क्या मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश की जा रही है? नौशाद साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पॉलिटिकल बयानिया जो है वो चेंज हो जाता है, और इसके अंदर कुछ ख़ास लोगों के किरदार भी तब्दील होते हुए नज़र आते हैं। पहले वो फ्रंट पे आते हैं, फिर वो बैक पे चले जाते हैं, साइड ए पे साइड बी पे मूव होते हुए नज़र आते हैं। इलेक्शन कमीशन अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात कर रहा है, तो क्या आप नहीं समझते बाकी पार्टीज़ को ज़रूरत है, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भी बड़े लेवल की जमातें हैं, इनका भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना चाहिए? अच्छा, अब मैं मुझे बात ज़रा मुकम्मल कर लेने दीजिएगा, क्योंकि काम की बात मैं आखिर में करूँगा। जी जी। देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह सियासी जमातों के इंतखाबात होते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून भी वैसे ही इंतखाबात कराती है, जैसे कल जरदारी साहब ने बताया है कि जी वो इंतखाबात ऐसे नहीं होते, वैसे होते हैं। तो वो जो वैसे होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये मामला ऐसा ही है। देखिए, हमारे यहाँ सियासत जो है ना, वो शख्सी सियासत के पीछे हम चल रहे हैं। हमारी पार्टियाँ सियासत, आप देखिए मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन कल उन्होंने बताया नहीं एक पी और भी है, और वो पी जो है उनके कंट्रोल में है, वो बाप की है। ठीक है। इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है ना, ये इसके अंदर मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि ये जो जी सर करने वाले अगर जी सर ना करें तो वजारतें नहीं मिलती। तो अगर आप लीडरशिप के खिलाफ जाते हैं ना, तो यहाँ तो हमने बड़ा कुछ होते देखा, हमने बड़े बड़े लोगों को साइड लाइन होते देखा है। चौधरी निसार जैसे लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो इख्तलाफ राय रखते हैं, तो मसाइल आ जाते हैं। मैंने जानबूझ के नून लीग का सिर्फ नाम लिया, किसी और जमात का नहीं लिया, ताकि आप किसी मखमसे का शिकार ना हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मेरी नज़र में ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, इसकी कागजी कार्रवाई करके ये इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाई जाती है जी। ये मेरी राय है। अब आप अंदाज़ा कीजिए उस तहरीक इंसाफ की हालत का, कि जिससे ये भी नहीं हुआ। उनके अगर आप वहाँ पे, मैंने कल जब ये मामला सामने आया तो मैंने वहाँ कुछ 2-4 हमारे दोस्त आए, मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं यार जो फॉर्म जमा कराने ने वो भी नहीं कराए। मतलब इस हद तक हौच पौच इलेक्शन का वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं कि जिसकी ना कोई सार है ना पाँव है। और तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, आपको याद होगा कि शुरू दिन से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के अंदर हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि उसकी दो वजूहत थी। एक तो यह है कि उनका तंजीमी स्ट्रक्चर उस तरह से डिज़ाइन नहीं हो सका जिस तरह से एक ज़माने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था या नून लीग ने स्टैब्लिश कर लिया। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे यह है कि उन्होंने हर चीज़ की ना यार्डस्टिक यहाँ रखी हुई थी। अच्छा, कि हम पता नहीं कौन सी नया पाकिस्तान बनाने लगे हैं। नतीजा क्या हुआ, वो यहाँ नहीं बनती थी और हर चीज के ऊपर यू टर्न लेना पड़ जाता था। अच्छा। अब आपको नूरानी साहब के आर्ग्यूमेंट याद होंगे, इलेक्शन कमीशन जो इनके थे, फिर उसके बाद आपको जस्टिस वजीबी याद होंगे जिन्होंने इनके इंतखाबात का रफड़। अब हुआ ये है कि इनके इंतखाबात में शुरू दिन से चूंकि प्रॉब्लम है, और ये जो डॉक्यूमेंट मेरी इतलात के मुताबिक जमा हुए जो इन्होंने करवाए उसके अंदर अच्छी खासे ब्लंडर्स किए गए, और ब्लंडर कुछ ऐसे भी हैं जो कागज पे ही पता लग रहा है कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे उसकी जगह 4 की एंट्री है या 4 है, तो यहाँ इसकी वजह से नुकसान ये हो गया। अब अच्छा, ये एक साइड है। अब आपका जो मौक़िफ़ होगा या बात होगी या एक पार्टी वाली बात आएगी, उस लिहाज से देखिए ये बात दुरुस्त है कि बाकी जमातों के इंतखाबात भी जमहूरी तरीके से होने चाहिए, नहीं होते हमारे यहाँ। जो इसके अंदर जो अहम पहलू है वो है 20 दिन का। देखिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उसमें हैं, अगरचे वैसे अब एक और मामला है कि सदर साहब का डेजिग्नेशन है ही नहीं तहरीक इंसाफ के मंशूर के अंदर, उनको एक सदर भी बनाया वहाँ पे। जिस तरह यहाँ मरियम नवाज साहबा को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, को पूछने वाला नहीं था, बना दिया, दिल कर दिया, किसी का दिल किया, उन्होंने कहा कि जी इनके पास ये पोजीशन होनी चाहिए, उनको चीफ बना दिया। ये हमारा वतीरा है, ये हमारी ओवरऑल सारी सियासी जमातों का, मेजर सियासी पॉलिटिकल पार्टीज का ये वतीरा है, नमा सिवाय जमात इस्लामी के या उनका एक तरीक़ेकार है वो शूरा के तहत वो है। लेकिन जो 20 दिन का टाइम है, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब अंदर हैं, उनके वाइस चेयरमैन अंदर हैं, उनके ऑफिस बेयरर्स की हालत नहीं है, जनरल सेक्रेटरी उनके जो हैं वो छुपे हुए हैं, वो अभी सामने नजर नहीं आ रहे। ये अभी मरवत साहब को देख ले, उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है कि मरवत साहब जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये पीटीआई ने भी किया है। हमारे यहाँ ये जो शख्सी सियासत और पार्टियों के अंदर जमहूरियत ना होने का मामला ना, ये डिबेट आज की नहीं है, ये बहुत अरसे से ये डिबेट हो रही है। हम ये अमूमन इस पे बात करते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारे यहाँ पार्टियां चूंकि लेड बाय पर्सन हैं, यानी शख्सी उसके ऊपर चलती हैं, लीडर के पीछे पार्टी डेवलप होती है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, लीडर से कोई इख्तलाफ कर नहीं सकता या उनके सामने खड़े होना जोगा नहीं, उनके अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस वजह से ये प्रॉब्लम। हाँ, जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने वो कागजी कार्रवाई वाले सिस्टम उनके कहते हैं ना, वो छापे जड़े ने उन्होंने ठीक ने, नून लीग ने भी वो छापे, आपको याद होगा कि जब इनको नवाज शरीफ साहब को सदारत से हटाया गया था पार्टी की, कौन आया था सदर? अपने ही घर के लोग थे ना, यही समझाने ना, बलोचिस्तान से एक शख्स को ला के सदर बनाया गया था इंटरम, जिसके बाद वो जो अंदर इनसाइड इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब को सदर दी थी, उससे पहले शहबाज शरीफ को डायरेक्ट नहीं। ये जो खाते पूरे करने वाला काम, चूंकि पुरानी तजर्बेकार जमाते हैं ना, तो इनको पता है कि हमने कागजी कार्रवाई किस तरह करनी है, चीजें पूरी कैसे करनी है। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि जमहूरियत है, वो किसी भी पार्टी में, वो तहरीक इंसाफ में भी नहीं है, वो नून लीग में भी नहीं है, वो किसी और जमात में भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जमहूरियत के हवाले से, तो नौशाद साहब पहले तो मैं समझ रही थी कि शायद एक ही तरफ की बात करेंगे, लेकिन सुमल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी कुछ मानदों को माना। जनाब, ऐसी क्या चीज़ है कि जो अपने बच्चों से आगे या अपने आप से आगे आपको नज़र ही नहीं आ सकती है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते, लेकिन आपने वोट एक आम आदमी के नाम पे लेना है, आपने बात भी एक आम आदमी की करनी है, लेकिन आपके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो सदारत के मनसब पर अपने ही पार्टी के किसी काबिल फाइज बंदे को सामने लेकर आएँ। जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा माशाल्लाह से कितना अच्छा डिफेंड करती हैं, उनको सामने आना चाहिए था। परवेज़ रशीद साहब हैं, वो भी पार्टी में सामने आ सकते थे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में भी बड़े नाम हैं, जिसमें एतजाज़ हसन साहब भी शामिल हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल हैं। इधर तहरीक इंसाफ पे तो उन्होंने गिले कर दिए। आपने सारे जवाब आप दे दिए। नहीं, आप बताइए, ये नहीं, आप ये बताइए कि ये क्यों नहीं हो रहा भाई? आपके सवाल के सारे जवाब आपने दे दिए जनाब। अब आप थोड़ा सा बताइए। एक चीज की तो मुझे समझ आई है, तंजीम साजी सिर्फ मुस्लिम लीग नून को करनी आती है। अच्छा, हाँ, तंजीम साजी और कानून साजी पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी एक वक्त में आपको याद होगा चौधरी साहब, वार्ड लेवल पे भी प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर के तहत उनकी थी। जमात इस्लामी की आज भी शायद मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी की अब मेरा आपसे सवाल है, जी जी, मेरे से आपसे क्या सवाल पूछेंगे ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए आखिरी दफा आपने इन पार्टियों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब होते हुए देखी? मुझे तो याद नहीं पड़ते कि मैंने कोई इलेक्शन हमने तो सिलेक्शन ही देखी है, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, हाँ जमात इस्लामी का दुरुस्त का है, वाहिद एक पार्टी है जिसके अंदर हमने एक जमहूरी उनका सिस्टम देखा है, उनकी शूरा का सिस्टम है, उनका आगे अमीर ये वो सिलसिला है उनका। लेकिन पीटीआई के अंदर 2 दफा इंतखाबात हुए हैं और दोनों दफा शोर होगा हुआ है, बहुत सारे लोग रिजाइन कर गए हैं। जिस तरह तस्नीम नूरानी साहब की इन्होंने बात की, जस्टिस वजी साहब की बात की,
वो पीटीआई से उनके रेजिग्नेशन की वजह इंटर पार्टी इलेक्शन थे। लेकिन मौजूदा जो इस वक्त इंटर पार्टी इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन का है, ये मेरी अपनी जाती राय, ये वाज़े तौर पर एक बदनीति पर मबनी एक शर्त रखी गई है। उसकी वजह यह है, जब पार्टी की तमाम लीडरशिप आपने गिरफ्तार कर ली है, पार्टी का कोई बंदा आपको सामने नजर नहीं आ रहा, आपने 20 दिन का टाइम दिया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, और ये वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस तरह नहीं हो गए जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कागजी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस उनको चाहिए होगी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। जहां पे 4 बंदे इकट्ठे होंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, पुलिस धावा बोलेगी, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ये मिसालें लाहौर के अंदर और बाकी शहरों में ऑलरेडी मौजूद है। लाहौर में एक मियाँ बीवी प्रेस क्लब से बाहर गिरफ्तार होते हैं, एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग होती है काना में, वहां से लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। मनसेरा के अंदर वो एक साहब नौजवान वहां पे प्रोटेस्ट करते, वो एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग करते हैं, कमाल, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। 4 सदा के अंदर ये वाकया हुआ है, वहां पे पुलिस ने धावा बोल दिया। लिहाजा इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मकसद ये है कि पीटीआई को आपने इंतखाबी अमल से दूर करना है, बाहर करना है। अब कहते हैं, ज़बानी कलामी ज़रूर कह रहे हैं कि पीटीआई इंतखाबी अमल का हिस्सा होगी, पीटीआई को एक इंतखाबी निशान भी मिलेगा, लेकिन उसको नॉकआउट किया जाएगा टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर। और सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उठाया है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। आप मुझे बताएं कि इन 20 दिन के अंदर क्या निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि किसी बंदे को बिला वजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी पीटीआई के बंदे को वहां पे इंतखाबात करवाने के लिए या इज्तिमा करने से रोका नहीं जाएगा। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान पे जलसा होता है, दूसरी तरफ बिलावल साहब के इतने बड़े बड़े माशाल्लाह जलसे हुए हैं, उनके 4 बंदे इकट्ठे हो जाए तो पुलिस को वक्त पड़ जाता है और धावे बोलना शुरू कर देते हैं वहां पे। उनको इंश्योर अगर करते हैं तो वो 20 दिन में करवा लेंगे। अगर आपने सिर्फ इसलिए एक आपने शुरू किया है कि वो ग्राउंड सेट किया है कि वो आए अपने इंतखाबात इंट्रा पार्टी करवाएं, हम जो 4 बंदे बाकी रह गए उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डालें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको इस तरह की जिस तरह की चॉइस आप मांग रहे हैं ना, उस तरह की इजाजत दे दी जाए तब भी इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए, यही तंजीम का पता चलता है। ऐसा नहीं था कि नून लीग के भाई बुरा वक्त कभी नहीं आया, ना ही ये था कि पीपल्स पार्टी ने तो जो वक्त देखा है वो हमारी आंखों के सामने, हमने लोगों की अकेले भी देखे हैं। सारा हद तक मानते हैं नून लीग पे भी इतना बुरा वक्त आया कि 4 साल का रिलीफ नहीं देखा, नहीं बाहर चलेंगे नवाज शरीफ, कहने की बात है ना, बुरा वक्त बाहर चलेंगे। मैंने मुशर्रफ दौर, मैंने ये ऐनक लगाई हुई है ना, मुशर्रफ दौर पूरा देखा है। अगर मैं इससे दूर देखने की कोशिश करूंगा ना तो मुझे मैं इससे ये देखने की कोशिश करूंगा दूर तो मुझे धुंधला नजर आएगा। अब चौधरी साहब को जरा और तरह से नजर आता है, आपको और तरह से नजर आता है, मुझे और तरह से। ये अपनी अपनी ऐनक की बात देखिए, बात लंदन चले गए थे, बहुत मुश्किल। जब आपको पार्टी मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिम्मेदार लोग, वो लोग दैट मैटर्स, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं दैट मैटर्स, वो तमाम लोग मैटर। मैंने उनकी तरफ से ये पैगामात वसूल किए हैं कि ना यहाँ पे नवाज शरीफ का खानदान हम रहने देंगे, ना यहाँ रहेगा। आज नहीं नजर आ रहे फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये मेरे तक ये पैगामात आते रहे हैं कि आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ये तो हम इनके किसी बंदे को रहने नहीं देंगे, यहाँ इनकी नस्ल नजर नहीं आएगी। देखिए ये पीपल्स पार्टी के लिए भी होता रहा है। यही आपकी ये जो मैंने कहा था तंजीम, ऐसा नहीं कि तंजीम नहीं थी, पीटीआई ने तंजीम बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी वो उतनी स्ट्रेंथन नहीं हो पाई थी कि वो ये जो 9 मई को जो कुछ हो गया या जो मामला हुआ वो उसको झेल पाती। अब ये है कि जो बची खुची तंजीम है उसके अंदर, जो मैं कह रहा था कि वाकयातन ये जो यहां पे चौधरी साहब से मैं एग्री करता हूं कि जो बची खुची तंजीम है वो चाहकर भी अगर उन्हें फ्री हैंड भी दे तो उनके लिए खासा मुश्किल है ये मामला। तो 20 दिन में चेक कर लेना। अब ये देखिए, आपने एक और बात की थी कि जी वो अब भी जो अगर फॉर पीटीआई भी कहीं जाने की बात आएगी ना, वो भी हलीमा खान के पास ही जाएगी, वो किसी और तीसरे के पास नहीं जाएगी। मैं आपको बता दूं, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जिंदगी में हर चीज जिस पे दावा किया उसको यूं लेना पड़ा, वो 133 अरकान छोड़ के इनके जा चुके हुए हैं, जो कि सूबाई लेवल पे, वफाकी लेवल पे। अच्छा बात सुने ना, बात सुने, एक इत्माम में उज्जत कर ले, जितनी पार्टी बची है जो 9 मई में मुलवस नहीं है, बिल्कुल उसको इजाजत दे दे इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुलम खुला इज्तिमा करना चाहिए। तो अगर वो नहीं करवा पाएंगे, जो आपका आइन कानून कहता है उसके मुताबिक ट्रीट करें, अगर वो करवा लेते हैं क्योंकि तो वो उनकी तोड़फोड़ कामयाबी हो। कहते हैं नाकामी के ऊपर ना बड़े मामलात, अब इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है ना, जो तोड़फोड़ उसके अंदर है, और मैंने पहले भी आपको कहा था प्रॉब्लम ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते, प्रॉब्लम ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बंदा था जो
जो एस्टैब्लिश था, जब उसको हटाया ना, नीचे से 4 लोग हैं जो इसके उम्मीदवार हैं। इसी तरह से ये जो इलेक्शन होंगे, जब वो इमरान खान साहब मौजूद थे, खुद ड्राइव कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, उस वक्त भी ये मसला आया कि उनसे वो कंट्रोल नहीं हुए। अगर एक पार्टी, मेरी राय है सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा, अगर एक पार्टी की ये सूरत हाल है तो फिर तमाम पार्टियों को उसे खुले दिल से इजाजत देनी चाहिए। हमने तो कभी मुकाबला करें। एक मासूमाना सवाल ये जानना है, मैं आपको एक और बात, अगर पार्टी की इजाजत नहीं दी जाएगी तो आपका इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, मसाइल आ जाएंगे। आप पीटीआई को इस तरह से करेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी यही बनती है ना कि फिर आप उस पार्टी को आने दीजिए, मैदान में काम करने दीजिए। यही तो बात कर रहे हैं हम, इसके बगैर तो क्रेडिबिलिटी ये पूछना चाहूंगी कि एक तरफ तो ये डिमांड की जा रही है कि वहां पर ये नहीं होना चाहिए, वहां पर ये नहीं होना चाहिए, तो अगर इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए गए, जो दीगर पार्टीज हैं, ये कहां स्टैंड करेंगी फिर? भाई करवा देना, मैं यही तो कह रहा हूं। बाकी की जमातें हैं जनाब, जिस तरह जो जमातें बहुत कंट्रोल्ड हैं, वो उनको पता है किस तरह इंट्रा पार्टी जो कंडीशन, काम है, जो मैंने होते देखे हैं, इलेक्शन जैसी बात नहीं है, मैंने नून लीग के भी देखे, मुझे पार्टी के देखे, किस तरह से होते हैं हमें पता है। अच्छा, लेकिन वो आज आप उनको मुझे उनसे पूछने देंगे, वो कहेंगे वो करवा देंगे। अब आप बेचारी पीटीआई जिस पोजीशन का शिकार है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। से पहले से पूछने दीजिएगा, इतना जुल्म हुआ है नून लीग। बात सिर्फ कबूलियत की है। जिन लोगों की कबूलियत हो चुकी है उनके लिए सब अच्छा है, जिनकी कबूलियत नहीं है, वो चाहे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, उनके साथ यही बर्ताव नजर आएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर यही कहती है कि अगर आपने सियासी मैदान से जाना है तो फिर प्ले का मौका आपने सबको बराबर देना है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जिस किस्म की डिमांड कर रहा है, या जिस तरह से हवाओं का रुख तब्दील होता चला जा रहा है, तो इससे कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक वाजे हो चुकी हैं। मज़ीद सियासी दिनों में क्या होगा, ये सब जानते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम है खुशामदीद कहते हैं। सियासी सिचुएशन दिन ब दिन तब्दील होती चली जा रही है। हमने देखा कि इंटरव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो जहां पर हमें पीटीआई के बहुत सारे अरकान नज़र आए, जिसमें सदाकत अब्बासी भी शामिल थे, फिर हमें शेख रशीद भी नज़र आए, फिर हमें वहाँ पे उस्मान डार भी नज़र आए, फ़रख हबीब भी नज़र आए। फिर इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और काफ़ी सारे नाम हमें नज़र आए। हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आई, फिर इंटरव्यू सामने आए। इससे पहले माजी में हमने देखा था कि रेहाम खान साहिबा ने किताब लिखी थी, वो किताब भी सामने आ गई। फिर उस किताब के से पहले आयशा गुल अलई के कुछ एतराज़ात थे, वो भी सामने आए। अब इसी तरह के कुछ एतराज़ात हमने देखे हैं कि एक माजी की गैर मकबूल अदाकारा हाजरा खान साहिबा भी ये बात कहती हैं कि उन्होंने भी किताब लिखी और उस किताब में काफ़ी इंकिशाफ किए हैं। अब उन इंकिशाफात से क्या तब्दीली हो सकती है? सोशल मीडिया पे तो काफ़ी उनको इस वक्त जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं सस्ती शोहरत हासिल करने का एक अच्छा तरीकाकार आपने ढूंढा है। आज़म चौधरी साहब, हमने देखा था खावर मानिका साहब का भी एक इंटरव्यू चला दिया, जो कि मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो कि आपको एक टीवी चैनल पे ऑन एयर नहीं करनी चाहिए थी। मुल्क इस वक्त जो है वो सियासी बहरान का सामना कर रहा है, मुआशी बहरान के सामना कर रहा है। प्लान सामने आ रहे हैं कि किस तरह से हमने आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस बहरान पर काबू पाना है। तो क्या इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो है वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के ज़ाती टीवी प्रोग्राम्स करवाना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक आम आदमी की आवाज़, एक आम आवाम के लिए रिलीफ पहुंचाना वो इम्पॉर्टेंट है? अच्छा, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। माजी के अंदर भी आप देखें ना, जी। आप 90s में चली जाए, अर्ली 90s में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें, वल्गर तस्वीरें यहाँ पे फेंकवाई गई, सियासत की गई। उसके बाद आप आ जाएँ, नवाज शरीफ साहब पे एक गुलकारा का इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पे एक ब्यूरोक्रेट का इल्ज़ाम लगाया गया, जरदारी साहब के ऊपर एक वो खतून थी तनवीर ज़मानी, उनका इल्ज़ाम लगाया गया, हमजा साहब के ऊपर एक मॉडल भी थी, हमजा साहब के ऊपर एक वो थी आयशा नाम की, उनका इल्ज़ाम लगाया गया। इमरान खान पे भी इसी तरह के, उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई प्रोडक्टिव चीज़ें हैं। इस वक्त आपने ऑडियो वीडियो से आप शुरू हुई हैं, पिछले मेरा ख्याल है 1.5-2 साल से ऑडियो से आपने काम शुरू किया, फिर वीडियोस पे आ गए। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि इतना गंद उछलने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, जब आप पॉपुलैरिटी लेवल चेक करते हैं, आप सर्वे करवाते हैं, फिर आपको अपने सर्वे खुद ही डिलीट करने पड़ते हैं, वो सर्वे कुछ और बता देते हैं। आप इस किस्म की चीज़ें उनको सोशल मीडिया पे डाल के या इंटरव्यू करवा के, रेहाम खान की किताब है, उसका कितना कसर हुआ है इस कौम के ऊपर? उसके बाद एक अदाकारा की या जो भी वो खतून है उनकी किताब आ जाएगी, उससे कितना कसर पड़ेगा? अब आगे बढ़ने की चीज़ें हैं। अब ये जो दकियानुसी तरीके हैं ना, लोग उस पर कतई तौर पर यकीन नहीं कर रहे। लोग ने उस वक्त भी यकीन नहीं किया था, आज से 30 साल पहले, लोग आज भी यकीन नहीं कर रहे।
असल चीज ये है कि आज मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं ना झूठ बोलता हूं, ना कुछ इक्तदार में आने के लिए कोई मनफी हथकंडे इस्तेमाल करता हूं। झूठ क्या हो सकता है? ठीक है, इससे बड़ा क्या झूठ होगा कि हमारे सियासतदान। देखिए, हमने तो हमेशा ये इशू हम साफी हैं, हम नहीं साफी सकते, हैं, हम मजबूरी है, पर्सन नहीं है। ठीक है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? जो इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो है मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क का सियासी इंतशार, मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात, आपके सफारती मामलात, आपके जो इस वक्त आप पूरी दुनिया को देखें ना, इस वक्त जो फलस्तीन का इशू है वो पूरी मुस्लिम ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। आपके इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक बहुत बड़ा इशू है। आपका ये लाहौर के अंदर जो इस वक्त पोल्यूशन है ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये ग्लोबल वार्मिंग के जुमरे में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फ्री एंड फेयर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होना, ताकि पाकिस्तान का एक निज़ाम आगे बढ़ सके। क्योंकि हम इस वक्त अभी तक इस नुक्ते पे फंसे हुए हैं। हमें बेशक सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि हम इबहाम नहीं जाहिर कर सकते, लेकिन आज उस इंटरव्यू में आप देखें उसमें भी हल्का सा इबहाम आया है इंतखाबात के हवाले से। हम करेंगे तो शायद हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लग जाए, लेकिन लोग करते हैं इस पे भी। असल चीज है कि फ्री एंड फेयर बर वक्त इंतखाबात का इनकाद, ताकि मुल्क का जो जमहूरी निज़ाम है उसको मजबूत किया जाए और मुल्क की इकोनॉमी को आगे लेके बढ़ाया जाए। यही बात हमने स्टार्ट में भी कही कि इस वक्त डिबेटेबल इश्यूज जो हैं वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं, नुशाद साहब इंतहाई माजरत से कहना पड़ता है कि ये भी जिन खातून की किताब का भी जिक्र किया जा रहा है, जो एक इंतहाई गैर मकबूल अदाकारा रही हैं, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन्हें एक स्टंट तो ज़रूर किया है, इन्हें बाकायदा टीवी शोज़ में बुलाया जा रहा है, बाकायदा ने एज अ गेस्ट इनसे बातें पूछी जा रही हैं कि क्या हम इखलाकी इक़दार में इतने गिर चुके हैं कि हम इस तरह की चीज़ें अपनी ऑडियंस को इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम इस तरह की बातें बिलो द बेल्ट बातें आप करके बताएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चूंकि कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं, मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैं आपको एक बात बताऊं, इन लोगों को डिस्कार्ड करने का यह तरीका है कि इनके इस अमल के ऊपर हम गुफ्तगू ना करें। ये बहुत जरूरी है। ये करते ही इसलिए हैं कि ताकि मीडिया या सोशल मीडिया इनके ऊपर गुफ्तगू करे और डिबेट करे और इनकी वर्थ वैल्यू जो भी ये चाहते हैं मकासद पूरे हों। इन लोगों की डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, ये जो ऑडियो वीडियोस की बात की गई है, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो वीडियोस भी लीक हुई। मुझे डर है इस बात का कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें इन ऑडियोज़ और वीडियोस का बहुत बड़ा किरदार होगा। मतलब हमारी सियासत अब इनके गिर्द घूमेगी। मुझे ये डर है, मुझे ये खदशा है। अनटिल अनलेस कि सियासी जमातें जो हैं वो खुद इस बात को कोड ऑफ कंडक्ट को तय करें। एक बात। दूसरी बात यह है जो कौम को समझने की ज़रूरत है, आवाम को समझने की ज़रूरत है। ये जो मैंने आपसे बात की है ना कि हमें इस तरह की वीडियोस को और ऑडियोस को खातिर में नहीं लाना, इनको ज़ेरे बहस ही नहीं लाना चाहिए। अगर अब ये मेरे सामने आई है ना तो मैंने इसकी तरफ से, जैसे कहते हैं ना, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। जनाब, आप प्राइम टाइम के शोज अगर कर दिए जाएं इसके ऊपर, उनको एज अ गेस्ट अपीयर किया जाए तो फिर इसकी रोकथाम के लिए भी बात नहीं करेंगे। उनका मकसद ही ये था ना। और उन्होंने, देखिए, हम भी तो उसका हिस्सा बन जाते हैं ना। हम ना चाहते हुए अनजाने में हम इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज को इनको कंडेम करना चाहिए इन अ वे कि इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इनको डिस्कार्ड करने का फायदा ये होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे इन इश्यूज को, आप यकीन कीजिए कि कुछ अरसे बाद आपको नजर आएगा कि इनकी वर्थ खत्म हो जाएगी और लोग इन पे बहस तक नहीं करेंगे। उनका मकसद ही पूरा नहीं होगा। अब जो ये ऑडियो वीडियोस की हम बात कर रहे थे, ये आइंदा इलेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लमैटिक चीज है। इसका जो है ना, मुझे नजर आ रहा है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। ये अभी भी जो हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो इंतशार की सियासत है, ये जो अब चॉइस साहब ने बात की, देखिए मेरे और आपके मसाइल क्या हैं। मेरे और आपके लिए जिंदगी तंग है। हम सुबह घर से निकलते हैं, सोचना शुरू करते हैं, या अल्लाह नाश्ता कितने का आएगा, अच्छा फिर मैं ये पेट्रोल का ये कितने किलोमीटर मैंने चलना है, ये अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम इस काबिल हैं कि ये जो जिस तरह भी मुश्किल या जिन हालात से गुजर के भी हम पूरा करते हैं। वो लोग भी हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके पास आने वाले जो अगला वक्त होगा, उनके पास खाना होगा नहीं होगा और कितने दिन तक नहीं होगा या कितने वक्त का नहीं होगा। सो खुदारा देखिए, हमारी कौम जो है, आपकी जो कौम है, उसकी लिटरेसी लेवल देखिए, आप यहाँ पे लोगों की इनकम लेवल देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, आप इस बेरोजगारी के इस समुंदर के अंदर, इस तरह के हालात के अंदर उन लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। मियां नवाज शरीफ इख्तियार चाहते हैं या नहीं चाहते,
वैसे तो मैंने बताया कि इससे बड़ा झूठ को नहीं, भाई इक़्तिदार नहीं चाहते तो फिर आप सियासत छोड़ देंगे, वरना हमने सियासत क्यों करनी है। बात यह है कि आपको आम आदमी का सोचना, इस वक्त सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम में है वो एक आम आदमी है, और जो आपकी मुल्क की 98% आबादी है, 2% एलीट की खैर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 18% है वो ये आपका मिडिल और लेवल का, वो भी किसी ना किसी तरह जिंदगी गुजारता। इससे नीचे के जो लोग हैं 80%, उनकी तो जिंदगी अजीर है ना, उनके लिए तो सांस आना मुश्किल हुआ है, उसके लिए काम करने की जरूरत है। बात की जा रही थी, अब मैं आगे थोड़ा सा लेके चलती हूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर है। मुझे ये बताइएगा कि आजम साहब, हमने देखा था कि बात की जा रही थी कि इस वक्त जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट की गई है, वो जिस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर उनकी पार्टी पे पाबंदी लगाई जा रही है, तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी कि हमने देखा कि यहाँ पर जितना उनके अगेंस्ट चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग उतना ही उनके फेवर में बात कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें इसलिए क्रिएट की जा रही हैं कि उनके वोट बैंक में या उनकी मकबूलियत में इजाफा हो? मैं एक बात और करना चाहूँगा, टाइम आपके पास मुख्तसर है। इसकी एक वजह है, अगर ये 16 महीने के दरमियान में गवर्नमेंट ना आती तो मैं इस चीज़ पे कम से कम मुत्फिक था कि इमरान खान की पार्टी का शायद कोई टिकट लेने के लिए आगे ना बढ़ता, जो उस वक्त सूरत हाल थी, हालात थे। लेकिन इन लोगों ने उस पीटीआई की हुकूमत का सारा मलबा अगर अपने सर पे लिया है, अपने मुफाद के लिए लिया था। मैं इस चीज़ को कतई तौर पर मानने को तैयार नहीं है कि रियासत बचाने के लिए उन्होंने सियासत को नुकसान, कतई तौर पर नहीं। तमाम मुकदमात ख़त्म किए उन्होंने अपने, और जो उनको फ़ायदे हो सकते थे उन्होंने वो हासिल किए। लेकिन जो असल बात मैं करना चाहता हूँ, जिस पे हम अभी बात कर रहे थे ऑडियो वीडियोस के ऊपर, ये दुरुस्त बात है, इंतखाबात के अंदर ये बड़ा एक गंद खुल के सामने आएगा। लेकिन इस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इतनी एडवांस है कि आप अपने फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर करें, आप दुनिया के किसी बंदे की ऑडियो एक दफा उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको सुनवा दें, एआई के अंदर, और उसके बाद एक स्क्रिप्ट पढ़ के वॉइस ओवर करके अपनी आवाज में आप करें, लेकिन वो उस आवाज में एक तकरीर पूरी, वो आईए का टूल वो आपको कर देगा सॉफ्टवेयर। अभी हालिया आपने देखा होगा कि इमरान खान की जेल के अंदर से एक पैगाम सामने, वो इमरान खान ने नहीं किया था, बेसिकली वो एक रिटर्न पैगाम था जिसको उन्होंने पढ़ के एआई के एक सॉफ्टवेयर पर डाला, वो इमरान खान का एक पैगाम बन के सामने आया। ये एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंतहाई खतरनाक साबित होगा, ये ऑडियो वीडियो, ये लोगों को आने वाले ये वो जगह है जहां अवाम को इस वक्त ना, ये अवाम का फैसला है, अवाम को ये सोचना है कि हमने इसके ऊपर कान नहीं धरने। तमाम पार्टीज के लिए वार्निंग सिचुएशन है, ये किसी के लिए भी हो सकता है। अल्टीमेटली जिन्होंने ये काम करना है उन्होंने तो हर एक लास्ट मिनट में मुझे ये बता दीजिएगा, एक और इंटरव्यू आ रहा है, बिजनेस टाइकून हैं जिनके बारे में पहले भी बात हुई है, टाइकून के उनका नाम लिया करें, मलिक रियाज साहब जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहते हैं रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। नहीं, बातें इस तरह की अभी तक तो सोशल मीडिया की हद तक हैं। वो जावेद चौधरी साहब ने भी कहा है कि जी इस तरह का मामला, मैंने जावेद चौधरी साहब की भी बात नहीं सुनी। मैं हर वो चीज़ जो मेरे काम की नहीं होती मैं उस पर कान नहीं धरता। जब आएगा, जब वो हमारे सामने आ जाएगा, जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, हम बहस कर सकते हैं। मजा तो तबसरे के तजजिए का तभी आता, मैं मुझे इससे डर नहीं है ना, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा तो बात कर लेंगे। चले ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता, और जहाँ पे बात की जाती है अखलाकियात, ये सबक फिर हम सबके लिए है, चाहे वो हम मीडिया से रिलेटेड हों या फिर हम सियासत से रिलेटेड हों, हमें हर चीज़ को बड़े सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को और मेरे पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।